सो हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और अब आईएससी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पर पीरियड कौन सा है? 1977 से 1986 तक। तो पहले, इससे पहले के पीरियड के बारे में बताऊं तो 1975 में इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। सर, ये इमरजेंसी क्या होता है और क्यों घोषित किया? तो 1971 में, ध्यान से सुनिएगा, 1971 में जनरल इलेक्शन में वह राजनारायण से इलेक्शन जीत गई थी। पर उन्होंने, जो राजनारायण थे वो एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने हाई कोर्ट में उन पर मुकदमा कर दिया कि इलेक्शन के दौरान चीटिंग हुई है, फॉर्जरी हुई है। और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए बैन कर दिया जाए। सही पाया इल्जाम। तो इस तरीके से देश में एक इनस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार थी उस पर ही इल्जाम लग गया, इंदिरा गांधी जी पे इल्जाम लग गया। इंदिरा गांधी जी ने मौका देख के क्या कर दिया? चौका मार दिया। उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली, और 1975 एग्जैक्ट डेट है 25 जून 1975। इस दिन उन्होंने क्या कर दिया? देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। इंदिरा गांधी जी ने कहा और प्रेसिडेंट ने घोषित कर दी। तो सर, इमरजेंसी में होता क्या है? देखिए, इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब देश में प्रेस सेंसरशिप हो जाती है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो जाता है, फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल खत्म हो जाता है, फ्रीडम ऑफ कह सकते हैं एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। एक तरह से कहें, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है। हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी इस इमरजेंसी में ले लिए जाते हैं। गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको जेल में बंद कर सकती है। बहुत पावरफुल हो जाती है उस समय गवर्नमेंट, और देश प्रेसिडेंट के रूल के अंडर में चला जाता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है पूरी कंट्री में रूल बनाने का। तो ये होता है इमरजेंसी। एक तरह से कई काला कानून है इमरजेंसी, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार रखने का, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार छीन लिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो 1977 तक इमरजेंसी चली। इस दौरान इंदिरा गांधी ने चुन चुन करके अपने सारे विरोधियों को जेल में बंद कर दिया। उस समय विरोधी कौन थे? वो सारे लोग जो कांग्रेस के नहीं थे। जेपी, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, नाम सुना होगा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो कांग्रेस के लीडर्स नहीं थे, वो सब जेल में बंद है। हजारों लीडर्स बंद थे उस समय जेल में, क्योंकि इमरजेंसी नाम का कानून लग चुका था। 1977 में इमरजेंसी को हटा लिया गया। अब फ्रेश इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस पूरी तरह से हार जाएगी। तो चुनाव कौन जीतेगा देश का? तो देश का जनरल इलेक्शन नॉन कांग्रेस पार्टी जीत जाएंगी। वो सारी पार्टीज जो अपोजिशन थी, उन सब का एक एसोसिएशन था, नाम था जनता पार्टी। तो अब जनता पार्टी पावर में आ गई है 1977 में जनरल इलेक्शन के बाद पहली बार ऐसा हुआ। अब जनता पार्टी ने जो जनता का दुख था, जनता की परेशानी थी, क्या परेशानी थी? देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, देश में इन्फ्लेशन चल रहा था, सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी। इन सब को दूर करने का ठान लिया। 1977 में इलेक्शन जीतने के बाद जनता पार्टी रूल करने लगी, और इनके प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। द लीडर ऑफ द जनता पार्टी, द लीडर ऑफ द नॉन कांग्रेस फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत की पहली नॉन कांग्रेस। इसका मतलब है 1977 तक सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी जीत रही थी चुनाव, और चुनाव में उनका ही कोई लीडर रहा था। पहली बार था कि ये जनता पार्टी जीती है। बट मैंने कहा था ना, जनता पार्टी मिक्स ऑफ पार्टीज है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन्होंने मिल करके इसको बनाया है। अब जनता पार्टी तो चलेगी, बट देखिए कितने दिन समय चलेगी। जनता पार्टी लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनको डेमोक्रेटिक राइट्स देती है। क्योंकि इमरजेंसी में लोगों के राइट्स नहीं होते हैं, तो वापस उनको डेमोक्रेटिक राइट्स देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो एक्सेसिव पावर्स हैं इमरजेंसी लागू करने का, उसे कंट्रोल किया जाए, उसे कम किया जाए। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने इसी पावर का यूज करके देश में इमरजेंसी लाई थी। तो
प्राइम मिनिस्टर्स के पावर को कम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने प्रॉमिस किया कि देश में जो भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ी समस्या थी उस समय, उसको रोका जाएगा। बहुत बेईमानी होती थी, बहुत करप्शन होता था, हाँ बहुत फॉर्जरी, बहुत बेईमानी होती थी, तो उसको रोका जाए और स्टेट्स को ज्यादा पावर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, तो स्टेट्स को पावर बढ़ाने का इन्होंने वादा किया, और इस वादे को उन्होंने पूरा भी किया। बट क्या जनता पार्टी पूरे 5 साल तक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। चलो, जनता पार्टी ने अच्छे काम भी किए, मैंने बताया जो हार्श लॉज बनाए गए थे, जो कठोर कानून बनाए गए थे इमरजेंसी से पहले के, उन सब कानूनों को उन्होंने चेंज कर दिया। और क्या किया, देश में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने कई रूल्स लाए, ताकि लोगों को क्या हो, पूरा पूरा इसका फायदा मिल जाए, आम जनता लाभान्वित हो। एंड लास्ट में क्या किया इतना तो हुआ, पर उसके बाद इतनी सारी पार्टीज थी, इतने सारे नियम उन लोग बना तो रहे थे जनता पार्टी वाले, कुछ में लोग सेटिस्फाइड हो रहे थे, कुछ में नहीं हो रहे थे, तो अपनी ही जनता पार्टी जो कि कोलिशन पार्टी थी, उनमें ही फूट पड़ गई, उनमें ही आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया। और आप तो जानते ही हैं चुनाव में अरे पार्लियामेंट में बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी तो साबित करनी पड़ेगी, और इनके पास क्या हो जाएगी, अब मेजॉरिटी चली जाएगी, क्योंकि पार्टी फूट पड़ जाएगी, जनता पार्टी के जो कोलिशन पार्टनर्स उनमें फूट पड़ जाएगी। नतीजा, जनता पार्टी टूट जाएगी, और अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट पे जोर डाला, मोरारजी जी देसाई पे जोर डाला, नतीजा सब टूट गए। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाई, मतलब बेरोजगारी वहीं की वही रह गई, और महंगाई तो एकदम आसमान छू रही थी, ये सब कुछ नहीं हो पाया। और 1979 तक आते आते, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट, है ना, 2 साल पूरा होते होते फिर से क्या हुआ, जनता पार्टी गॉन। तो बहुत शॉर्ट लिव्ड था जनता पार्टी का रहना, हाँ बहुत शॉर्ट समय तक जनता पार्टी देश को लीड करती है। अब फिर से नया चुनाव होगा, और फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट ही आ जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया। अब आते कुछ सेंटर स्टेट के रिलेशंस गड़बड़ रहे हैं। हाँ, इसी पीरियड के दौरान 1977 के बाद से सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और हमारे स्टेट्स के बीच में, पहली कहानी है पंजाब की। पंजाब में आप जानते हैं टिपिकल सरदार और पंजाबी से रहते हैं, आपको पता ही है, पंजाब एक बड़ा स्टेट है, कुछ हिस्सा पंजाब का आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में भी चला गया है ना। तो पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, नाम था अकाली दल। हाँ अभी भी है ये पार्टी, बता दे रहा हूं। अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो सिर्फ सिखों के लिए बनाई गई थी, जिसका मेन मकसद था सिखों को पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हाँ, पंजाबियों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको ज्यादा पावर मिलना। और आनंदपुर साहिब, ये आनंदपुर साहिब जानते हैं क्या है? हाँ, गोल्डन टेंपल। तो आनंदपुर साहिब में क्या हुआ, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 1973 में। क्या रेजोल्यूशन था कि हमें पंजाब में और पावर मिले, सिखों को, पंजाबियों को, क्योंकि राज्य पंजाबियों का है, सिखों का है, तो यहां पे ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास हो। पंजाबी सिख जो है सारे, वो क्या करें, पंजाब को रूल करें। और 1977 में इसका उनको फायदा मिलेगा। हाँ, अकाली दल को इसका फायदा मिलेगा, और अकाली दल चुनाव में बहुत अच्छा करती है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशन जानते ही हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां पे सरकार बनाती है। अकाली दल और कांग्रेस मिलकर के चुनाव जीत जाते हैं। कांग्रेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी, हाँ सेंट्रल में भी थी, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने धोखा दे दिया। हाँ, उन्होंने धोखा दे दिया और अकाली दल से साथ उनका बंटवारा हो गया, और इस वजह से क्या हो गया, दोनों में फूट और दोनों के बीच में टेंशन बिटवीन दी अकाली दल, क्योंकि अकाली दल का उन्होंने साथ छोड़ दिया, कोलिशन गवर्नमेंट गिर गई, है ना, और उनका राज्य चला गया। अब इधर बीच एक व्यक्ति जिसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरवाला, नाम याद कर लीजिए, यह व्यक्ति आप कभी गूगल करिएगा इसको तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। जनरल सिंह भिंडरवाला ये एक रेडिकल सिख लीडर थे। क्या मैंने कहा, रेडिकल सिख लीडर। अब ये चाहते थे कि सिख लोगों को एक अलग स्टेट मिले। अभी तक तो सिर्फ क्या कर रहे थे, चाहते थे कि हमारा पॉलिटिकल राइट्स ज्यादा मिल जाए, हमें पंजाब में सिखों के पास ज्यादा पॉलिटिकल राइट हो, ये चाहते थे ना। ये कौन चाहता था? अकाली दल। पर ये उसके ऊपर भी है, ये चाहते थे कि सिखों के रिलीजियस राइट्स की रक्षा हो, ये चाहते थे कि सिखों को इंडिपेंडेंट स्टेट मिले, एक सिखों का, सिख पता है किसको मानते हैं? हाँ, खालसा को मानते हैं। क्या खालसा पता है ना? खालसा मतलब होता है प्योर। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द दिया था ना, खालसा।
तो उन्होंने इसका नाम दिया अपने स्टेट का खालिस्तान। अब समझा, खालसा शब्द से बनाया गया है खालिस्तान। तो उन्होंने मांग की भिंडरेवाला ने कि हमें खालिस्तान नाम का एक स्टेट दे दिया जाए। इसके फॉलोवर्स भी इनकी तरह रेडिकल्स थे, मुंह से नहीं बात करते हैं, वॉयलेंस से, तलवार लेकर के, समझ गए ना ये लोग, मतलब समझ गए, एग्रेसिव लोग हैं। तो ये रेडिकल्स थे और अपनी डिमांड को पुश करने के लिए वॉयलेंस करते थे, मतलब अपनी मांग मनाने के लिए सरकार से लड़ तक जाते थे। अब सरकार इस भिंडरवाला को जी, जनरल सिंह भिंडरवाले ने पूरे जो गोल्डन टेंपल है उस पे अपनी कब्जे कर लिए थे। हाँ मैं सही कह रहा हूं, जनरल सिंह भिंडरवाला जी ने और उनके फॉलोअर्स ने गोल्डन टेंपल को क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया, अपनी मांगे मनवाने के लिए। मांग क्या है कि हमें अलग खालिस्तान चाहिए, हमें अलग सिखों का एक स्टेट चाहिए। अब हमको पॉलिटिकल राइट्स नहीं चाहिए, अलग हमारा क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। अब गवर्नमेंट उस समय जो थी उसने भिंडरेवाला को एक थ्रेट माना, भला इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, हर आदमी अलग अलग स्टेट मांगेगा। हाँ भाई, आज सिख मांग रहे हैं, कल 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 जैनिये मांगेंगे, फिर कोई और मांगेगा, किसको किसको देंगे स्टेट भाई। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि नहीं, हम इसकी खालिस्तान की मांग नहीं मानेंगे, और गवर्नमेंट ने इनको इस गोल्डन टेंपल से बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया, एक ऑपरेशन शुरू किया, नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री ऑपरेशन है। गवर्नमेंट ने मिलिट्री तक को क्या कर दिया, गोल्डन टेंपल में भेज दिया, टैंक के साथ, गन्स के साथ, पूरी सेना घुस गई। किनको मारने, इन भिंडरेवाला जी के, इनको और इनके फॉलोअर्स को मारने, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेंपल को अपने कब्जे में ले रखा था, बस अपनी मांग को मनवाने के लिए। नतीजा जानते हैं क्या होगा, क्या होगा सोचिए, पूरी गोल्डन टेंपल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इतने तोप के गोले चले, इतनी गोलियां चली, इतनी मार काट मचा। आप जानते ही हैं, सेना के पास अगर कुछ दे दोगे तो सेना तो उड़ा देगी ना। बहुत तबाही हुई। जिस स्वर्ण मंदिर को सब चूमते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, अब सोचिए उसको तहस नहस कर दिया आर्मी ने। सिर्फ किसके लिए, इसलिए कि उनको भिंडरवाला जी को हराना था, उसके फॉलोअर्स को क्या करना था, कैद करना था, जीतना था। नतीजा क्या हुआ, मंदिर की बहुत तबाही हुई, बहुत बर्बादी हुई गोल्डन मंदिर का। और सिख कम्युनिटी, हाँ पंजाबी सिख कम्युनिटी और दुखी हो गई, क्योंकि उनका प्यारा, उनका पवित्र मंदिर क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, चूर चूर हो गया, बहुत बुरी गत में चला गया। सिखों से और गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट जो समय थी, उनसे दुश्मनी हो गई। हाँ बता दूं आपको, बहुत दुश्मनी हो गई। और आपको शायद पता हो, इसमें आगे स्टोरी नहीं है, मैं बता रहा हूं। जानते हैं, जो इंदिरा गांधी जी थे, जिनके वजह से ये सब हुआ था, इंदिरा गांधी जी जिनकी वजह से हुआ था, उनके ही सिख गार्ड ने क्या, उनके जो सरदार सिख गार्ड थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी को भून दिया था। आपको शायद पता हो क्यों भूना था। हाँ, अपने इस गोल्डन टेंपल की तबाही का दुख था उन्हें, तो उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी को अपनी सर्विस गन से, हाँ स्टेन गन से भून दिया था इंदिरा गांधी जी को। बात समझ में आई अब क्या कहना चाहते हैं। अब पंजाब में पीस भी साइन होना है भाई। अब तो क्या हो गया, आर्मी ने क्या कर दिया है, इसको वापस क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया है। और 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि उस समय कांग्रेस थी, और फिर से क्या होगा, अकाली दल के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, और ये डिसाइड किया जाएगा कि पंजाब को और पावर दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, पंजाबियों की, सिखों की समस्या सुनी जाएगी, उनको क्या चाहिए वह सुना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बट जानते हैं, सिखों की एक डिमांड जो थी, जो बाद में क्या हो गई, परमानेंट डिमांड बन गई, वो था खालिस्तान। वह कभी नहीं दी गई। आज भी मैं आपको सच बता रहा हूं, आज भी बहुत सारे सिख हैं जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। अलग अलग देश की जेलों में कैद है, इवन फॉरेन में भी। हाँ मैं आपको बताऊं, विदेश में भी ऐसे बहुत सारे सिख हैं जो इंडिया नहीं चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं। और वो कनाडा में हैं, वो इंग्लैंड में हैं। सच बता रहा हूं, वो अपने देश इंडिया के अंदर ही एक खालिस्तान नाम का एक अलग प्लेस, एक अलग कंट्री चाहते हैं सिखों के लिए। और आज भी वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इमेजिन कर लीजिए, सिर्फ किसने शुरू की थी जी, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला। इसीलिए मैंने कहा था नाम याद कर लीजिए तुम लोग को, ठीक है। अब समझ आया। हाँ आज भी चल रही है लड़ाई, बता दूं, आज भी वो जगह जगह पर वो लोग रहते हैं जो सिख रहते हैं, और आज भी अपने इस मांग पर अड़े हुए हैं। चलो अब बताते हैं कहानी असम की। तो असम में भी यही हुआ। असम के लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि असम में बांग्लादेशी लोग घुस आते थे। असम और बांग्लादेश के ना बॉर्डर्स,
आप मैप में देखिएगा, असम और बांग्लादेश के बॉर्डर्स टच करते हैं और बांग्लादेशी लोग जो हैं अपने देश छोड़ करके असम में आ जाते हैं, और जो हमारे आसामी भाषी भाई बहन हैं जिनका खुद का राज्य है उनकी नौकरियां चली जाती है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स हैं, इलीगल हैं, तो इनको कुछ भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, काम कर लेंगे। तो एक तरह से वहां पे जो असली असामी लोग हैं उनका कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि ये बांग्लादेशी अपना कल्चर लेके आएंगे, समझ गए ना। तो इस तरीके से असम के लोग बड़े नाराज थे इन इलीगल माइग्रेंट्स के साथ। इन्होंने गवर्नमेंट्स को बताया कि हमारे राइट्स की रक्षा की जाए, हमें बचाइए भाई, हमारे असम को बचाइए, नहीं तो असम एक दिन क्या बन जाएगा, एक एक एक, एक बांग्लादेश बन जाएगा, छोटा बांग्लादेश बन जाएगा। नतीजा गवर्नमेंट ने पहले तो इग्नोर किया, तो वहां के स्टूडेंट्स और वहां के कुछ ग्रुप्स के लोगों ने, जो रियल असामीज लोग थे, जो अहोम्स थे, क्या जो अहोम्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किया और गवर्नमेंट को यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, इनको देश से बाहर निकाला जाए, वरना असम एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएगा। पर गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इनकी बात सुनी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हां हम एक्शन लेंगे, इलीगल माइग्रेंट्स को क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, बांग्लादेश छोड़ आएंगे, तो हमारे देश से उनको निकालेंगे कुछ समय। अब इतना आसान है कहना ना, क्या इतना आसान है कि इलीगल माइग्रेंट्स हाथ में उठा लेंगे और चले जाएंगे बाहर? नहीं, इतना आसान नहीं है। और इलीगल माइग्रेंट्स भी अब तो संघर्ष करेंगे। तो एक नया दौर क्या हो गया, असली जो ओरिजिनल असामीज लोग हैं और साथ में किसके, इलीगल, इनके बीच में प्रोटेस्ट और लड़ाई शुरू। तो असम में भी क्या है, लंबे समय तक क्या तबाही मारकाट मची रहती थी इन दोनों के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम के साथ भी एक पीस ट्रीटी साइन की। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक राज्य के साथ अलग अलग तरीके से पीस ट्रीटी साइन कर रही है। 1985 में ऐसा हुआ। 1985 में लीडर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की। गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया कि इलीगल माइग्रेंट्स को निकाला जाएगा और असम के रहने वाले लोगों का कल्चर और उनके राइट्स की रक्षा की जाएगी। हाँ, वर्तमान में इस समय हेमंत बिस्वा, नाम सुना है हेमंत बिस्वा? हाँ, ये असम के चीफ मिनिस्टर, और आज भी वो यही काम कर रहे हैं। आज भी वो इलीगल माइग्रेंट्स को देश से बाहर, असम से बाहर निकाल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ असामीज असली लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, उनके कल्चर, क्योंकि ये इलीगल्स जो हैं वहाँ आकर के क्या कर रहे हैं, एक तो जॉब छीन ले रहे हैं और दूसरा उनके कल्चर में इंटरफियर कर रहे हैं। और इस एग्रीमेंट के बाद क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। असम की जो समस्या है इलीगल माइग्रेंट वाले भी खत्म नहीं, आज भी खत्म नहीं हुई है। सो दिस अकॉर्ड वाज साइंड, तो एग्रीमेंट तो साइन हो गया है, बट अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगला स्टेट आ रहे हैं, हाँ अगला स्टेट आ रहा है नागालैंड। हाँ, आपने देखा होगा एकदम ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है नागालैंड, और नागालैंड में भी प्रॉब्लम है कि नागा लोग चाहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट मिले। अब गवर्नमेंट क्या करे, वहां पे जो नागा के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये कौन होते हैं? अरे वो लोग जो अलग राज्य की मांग करें उन्हें कहते हैं सेपरेटिस्ट। तो नागालैंड में भी लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी क्या हो रही है, इंडियन मेनलैंड से अलग है, इंडियन मेनलैंड से अलग है। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो पहचान है, जो नागा पहचान है हमारी, वह बरकरार रहे। तो हमारी नागा पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारे राइट्स की रक्षा करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे। हाँ, ये सेपरेटिस्ट क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एक ट्रूप बन जाएगा, क्या एक ट्रूप बन जाएगा उन जवान यंग सेपरेटिस्ट लोगों का जो अलग नागालैंड चाहते हैं। नतीजा, वो हथियार उठाएंगे, हमारे ही आर्मी और हमारी पुलिस से फाइट करेंगे। बहुत लंबे समय तक क्या चलेगी, देश में इंसर्जेंसी चलेगी, मतलब उनके साथ फाइट चलेगी। और फिर क्या आएगा, नागालैंड को गवर्नमेंट 1963 में क्या कर देगी, स्टेट घोषित कर देगी। अब नागालैंड एक अलग राज्य है, बट उनकी डिमांड थी कि हमें फुल फ्रीडम दिया जाए और पावर दिए जाए। हाँ, अभी उनको सिर्फ स्टेट बनने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला नागालैंड। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। क्या? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये चाहती थी कि हमें अलग नागा स्टेट मिले, एक सेपरेट नागा स्टेट मिले, जिसमें नागा लोगों के पास क्या हो, और ऑटोनॉमी हो और पावर हो। देखिए, हर आदमी की लालच यही है, ठीक है ना, हमारा स्टेट हमारे जैसा हो, या हम जैसा चाहते हैं वहां पर हो, हमें अलग अधिकार मिले।
अब क्या होगा, जब यह इंसर्जेंसी चलेगी, जब मैंने कहा नागा सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट के आर्मी के बीच में क्या होगा, लड़ाई चलेगी, बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलेगी और बहुत समय तक दोनों तरफ से बहुत मारे जाएंगे, इंडियन आर्मी के सैनिक भी मारे जाएंगे, नागा रेबल्स भी मारे जाएंगे। पर स्थिति आज भी पूरी तरह से, आज भी 100% कंट्रोल नहीं है। ये अलग बात है कि जो करंट गवर्नमेंट है, इस समय की जो गवर्नमेंट है, ये ज्यादा प्रोएक्टिव है और ये आर्मी को और स्ट्रांग कर चुकी है और वहां के नागा लीडर्स के साथ उन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर ली है और काफी हद तक क्या है, ये प्रॉब्लम को उन्होंने कंट्रोल कर, करंट की बात कर रहा हूं, हाँ इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जो अभी वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है। आइए अब आता है 1975 में क्या होगा, शिलोंग में जाकर के इन नागा सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो जाएगा, भी एग्रीमेंट होगा। ये जो एग्रीमेंट होगा, इनका मेन मकसद ये होगा कि हम इस रीजन को ज्यादा पावर्स दे रहे हैं। जो नागा लीडर्स है उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर अभी भी टेंशन है। ये मत सोचिए कि टेंशन जीरो है, नहीं। देखिए सारे लीडर्स एक्सेप्ट करें ये जरूरी नहीं है ना, ये समस्या है। पर ज्यादातर लीडर्स ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली है। आइए अगला स्टेट जिसकी कहानी है वो मिजोरम की। छोटा सा स्टेट है मिजो। हाँ, मिजोरम अपने रेन्स के लिए, बारिश के लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ बहुत बारिश होती है। आपने सुना होगा मौसिम राम, नाम सुना है? चेरापूंजी नाम सुना है? ये इसी स्टेट में है। हाँ, ये दो मैंने जो आपको सिटीज बताई, ये दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है। तो मिजोरम, बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में मूवमेंट शुरू हुआ 1959 से 1986 तक। इस मूवमेंट में क्या रहा, यहां पर भी मिजो पीपल क्या चाहते हैं, हमें ज्यादा कंट्रोल मिले, मिजो लोगों का ज्यादा कंट्रोल हो स्टेट गवर्नमेंट में। और यहां एक पार्टी बनाई गई, नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। क्या? मिजो नेशनल फ्रंट। ये मूवमेंट 1959 में शुरू हुआ और ये भी चाहते हैं कि एक सेपरेट स्टेट ऑफ मिजोज हो, या मिजो का ही स्टेट हो, यहां सिर्फ मिजो वासी रह सकें, ऐसा राज्य चाहिए। और ये मूवमेंट वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और इन्होंने भी क्या किया, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हथियारों से इंडियन गवर्नमेंट के आर्मीज के साथ लड़ाई की। यहां भी इंसर्जेंसी हो गई। और ये क्या अचानक खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, बहुत सालों तक ये कैजुअलिटीज चलती रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इंसर्जेंसी को एंड करने का रास्ता ये सोचती है कि और आर्मी भेज दो। पर होता क्या है, और कैजुअलिटीज होती है दोनों तरफ से। तो आर्मी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंसर्जेंसी। तो अब तरीका क्या है, समझौता, पीस ट्रीटी, ठीक है। और गवर्नमेंट 1986 में एक रेजोल्यूशन साइन करेगी। इस रेजोल्यूशन का नाम है मिजोरम अकॉर्ड। ईयर याद करना जरूरी है, अगर आप ईयर के साथ लिखेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज क्या करिए, ईयर लिखिए। तो मिजोरम अकॉर्ड साइन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में, हाँ जो मिजोरम की एक सेपरेटिस्ट पार्टी थी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इससे फुल स्टेटहुड दे दिया गया। क्या दे दिया गया? फुल स्टेटहुड, अर्थात मिजोरम को भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया, मिजोरम को स्टेट मान लिया गया। देख लीजिए, मिजोरम को फुल स्टेटहुड मिल गई एंड दिस हेल्प टू ब्रिंग द वायलेंस। तो झगड़ा खत्म। क्या चाहिए था? स्टेट का दर्जा चाहिए था, वो भी मिजोस के हाथ में चाहिए था, वो दे दिया गवर्नमेंट ने। और मिजोरम को इंडिया का स्टेट घोषित कर दिया गया 1987 में। हाँ, मिजोरम एक अलग स्टेट बन गया भारत का। चलिए, सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, चेंजिंग फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे चाहिए तुमसे ढेर सारी मदद, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव लेसन्स ला रहा हूं आईसीएससी ह्यूमैनिटीज के लिए। हाँ, मैंने इस चैनल का नाम आप लोगों के लिए ही रखा है और तुम्हारे लिए ढेर सारे कंटेंट हैं, ठीक है। आप देखिए और मुझे बताइए इसके बाद आप क्या चाहते हैं। आप जो लिखेंगे, आप जो चैप्टर्स बताएंगे, उस पर ही हम काम करेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।